अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा एक और टॉपिक होगा करंट अफेयर का, और इसके ऊपर मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं इसको बना देता हूँ। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। इसके दो पार्ट्स होंगे, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। पहले में हम चैलेंजेस देखेंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके चैलेंजेस। इससे पहले ना एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका नाम था लिटिल हार्ट। इनके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स होती हैं ना, या जब आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे होते हैं, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी होती क्या है कि किसी भी एक कंट्री की जो मेजर उसके कुछ ऐसे कंट्रीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। मतलब कि जिस तरह बिग पावर्स हो गई, उसके अलावा नेबर्स हो गए, उसके अलावा बहुत ही फ्रेंडली नेशन जो कि फार अवे होती हैं। लाइक पाकिस्तान का अगर आप इसकी देखें, टेरिटरी देखें, तो इसके जो नेबर्स हैं चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, उसके अलावा ईरान, उसके अलावा पाकिस्तान के अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन हो गया, पाकिस्तान के बिग पावर्स के साथ रिलेशन हो गए। तो पाकिस्तान का बिहेवियर with all of these nations is considered, या it will be considered as a foreign policy, कि पाकिस्तान उनके साथ बिहेव किस तरह करता है, पाकिस्तान की उनकी तरफ पॉलिसी किस तरह होती है। वो जो पॉलिसी होगी वो होगी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब ये फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले जो मतलब के डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो आपके फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक रियलिटीज़, मतलब कि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो किस तरीके से है, आपके कंट्री के अंदर जो हालात हैं डोमेस्टिक, वो किस लिहाज से हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कंपल्शन, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है योर जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये द डिमांड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, के इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम क्या सिचुएशन है। अगर इसको हम एक बार सिर्फ जस्ट जल्दी से अपने जो कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें, तो सबसे पहले डोमेस्टिक रियलिटीज़, मतलब कि आपके मुल्क के अंदर क्या सेकुलर गवर्नमेंट है, क्या आपके मुल्क के अंदर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, कोई ऐसी नेशन, कोई गवर्नमेंट है जो कि यूएस टूवर्ड्स ज़्यादा अलाइन है, या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कि रशिया की तरफ अलाइन है। तो ये डोमेस्टिक रियलिटीज़ होंगे, मुल्क के अंदर डोमेस्टिक सिचुएशन किस तरीके से है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस किस तरीके से हैं, और जो रूल कौन सी पार्टी कर रही है, उसका एजेंडा क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरा इकोनॉमिक कंपल्शन, कि आपके मुल्क के अंदर आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इस टाइम वो दुनिया के अंदर अपना एक रोब जो है और दबदबा वो बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो वीक नेशंस होती हैं उनके ऊपर फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है, स्ट्रांग नेशंस इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इकोनॉमिक कंपल्शन की बात हो गई। उसके बाद डिमांड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपको कोल्ड वार का एरा याद होगा, जब दो मेजर ब्लॉक्स थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। तो जब पाकिस्तान बना था तो उनको ऑफर दी गई थी, यूएस की तरफ से भी आई थी ऑफर, और रशिया की तरफ से भी आई थी कि आप हमारे ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाए। तो वो क्या था? डिमांड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसमें पाकिस्तान का उनकी तरफ जो रिलेशन, पाकिस्तान की उनकी तरफ जो पॉलिसी थी, वो क्या थी? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। अभी भी इस टाइम जो सिचुएशन है दुनिया के अंदर, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक के अंदर वो एंटर हो। एक साइड पे यूएस है, दूसरी साइड पे चाइना, रशिया है, ठीक है। तो ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स पाकिस्तान के। ये सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये सिंपल, मुझे एक लाइन इनकी अच्छी लगी तो मैंने उनको यहाँ पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, या पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का जो प्रॉपर टॉपिक होगा, वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मेरा जो फोकस था वो था चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहले जी, पहला चैलेंज, ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन एड। पाकिस्तान के अंदर सिंस द वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान ओवरली रिलाई रहा है ऑन मुख्तलिफ कंट्रीज, लाइक अरब वर्ल्ड हो गया, लाइक यूएस हो गया, लाइक चाइना हो गया। तो पाकिस्तान ना इनके ऊपर रिलाई रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कैसे? अब पहली एग्जांपल ले लें, कुआलालंपुर समिट। जब पाकिस्तान, टर्की और ईरान ये सारे मिलके एक नया ब्लॉक बना रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया की प्रेशर की वजह से पाकिस्तान उसके अंदर ना जा सका। इवन के पाकिस्तान वाज द अमंग द फाउंडर्स,
लेकिन वो ना जा सका। आप आईपी गैस पाइपलाइन देख लें, अगर फॉर एग्जांपल आईपी गैस पाइपलाइन बनती है, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तो पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव गैस मिलेगी इन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। लेकिन क्या है, यूएस की प्रेशर की वजह से हम नहीं ले पा रहे। रशियन ऑयल पाकिस्तान को सस्ता पड़ता है, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं ले सका, क्यों? यूएस के प्रेशर की वजह से। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन काफ़ी अरसे से पेंडिंग जा रहा है, 3 से 4 बार वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है। रीज़न क्या है? यूएस की सैंक्शंस, पाकिस्तान का उसके ऊपर रिलाई करना। तो ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन एड, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ये कोहेरेंस डायलेमा, हमारी जो सिविल मिलिट्री और सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या जो पीपल होते हैं, जो सिविल एलीट होती है, वो एट ऑड्स है, मतलब कि उनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो सही नहीं रहे। उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होती। लाइक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये देखने के, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या सिविल लीडरशिप थी, उसने वाजपेयी को इनवाइट किया, वाजपेयी लाहौर आया, यहाँ पर बातचीत की। जैसे वो वापस गए तो मिलिट्री ने पीछे से कारगिल इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? एक सिविल और मिलिट्री, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में थे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ हमारे जो इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए थे। तो दूसरा क्या मसला है? कोहेरेंस का मसला है, मतलब कि हमारी सिविल मिलिट्री एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं है। तीसरा है एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डायनामिज्म, मतलब कि आप ये देखें कि हम स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम नहीं देखते, हम उनको एनालिसिस नहीं करते, हम उनको इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए। आप देखें कि मलेशिया के अंदर ना मल्टीपल लैंग्वेजेस थी, तो वहाँ के जो लीडर्स थे, ली क्वेन यू, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करता हूँ तो मुल्क के अंदर फसाद बचेगा। उसने जितनी भी वहाँ पर एथनिसिटीज रह रही थी, उन सब की जो भी लैंग्वेजेस थी, उसने उन सब को नेशनल लैंग्वेजेस करार दे दिया। क्या हुआ? आज मलाइशिया कहाँ पर पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के अंदर ये, आई थिंक इन माय ओपिनियन, ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कायदे आजम का बहुत बड़ा ब्लंडर था जब उन्होंने बांग्लादेश में जाके उन्होंने जाके कहा था कि उर्दू ही हमारी नेशनल लैंग्वेज रहेगी। यार मल्टीपल जगहों पे बहुत सी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा होती हैं नेशनल। अगर फॉर एग्जांपल बंगाली लैंग्वेज हो जाती नेशनल तो क्या होता? आज बंगाल हमारा होता, हम इकट्ठे रह रहे होते। ठीक है, लेकिन हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक डायनेमिज्म है, आई नो कायद आजम वाज कमाल के एक विजनरी लीडर्स थे, लेकिन इन हिज कैरियर मैं इसको उनका बहुत बड़ा ब्लंडर कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट अगर चलें तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम बांग्लादेश वाला जो वो मसला था उसको आज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से जो डिप्राइव्ड हमारे प्रोविंसेस हैं, बलोचिस्तान है, केपीके है, सिंधी हैं, उनके साथ हम जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, अगर हम उसको रोक लें तो। उसके बाद ये शॉर्ट साइटेडनेस इन डिसीजन मेकिंग, हमारा जो ओवरऑल फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस के ऊपर होता है, हम लॉन्ग टर्म नहीं देखते। जैसे हमने वार ऑन टेरर के ऊपर आया, हमें मिला क्या? ड्रोन्स आए, टेरर अटैक्स स्टार्ट हो गए। सोवियत अफगान वार के अंदर हम इंटर हुए, हमें सिक्योरिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट तो मिल गया, लेकिन इस्लामाइजेशन और वो जो एक एक्सट्रीमिज्म की फिजा चली, उसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट, इन दोनों के दरमियान ना कभी भी आपको जोड़ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट किसी और साइड पे होती है और हमारी इकोनॉमी पॉलिसी किसी और साइड पे होती है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, चाइना ने 1978 के अंदर वहाँ पर जो डेंग शाओपिंग उनके नए प्रेसिडेंट थे, उसने कहा कि मैंने ना मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी जो पॉलिसी थी वो लो रिस्क पॉलिसी बनाई। कैसे? उसने अपने जो नेबर्स थे उनके साथ बॉर्डर्स एग्रीमेंट किए, उसने कोशिश की कि अपना मिलिट्री बजट कम से कम कर दे, और इकोनॉमी के ऊपर उसने बूम करना स्टार्ट कर दिया। और आज देखें चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। दुनिया की जितनी भी मेजर कौमें हैं ना जिन्होंने तरक्की की है, वो दो चीज़ों से की। पहला, इकोनॉमी स्ट्रांग की, दूसरा टेक्नोलॉजी स्ट्रांग की। और पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों में बहुत पीछे है। इवन के अफ्रीकन नेशंस भी हमसे आगे जा रही हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान को कुछ सोचना होगा। नेक्स्ट अगर चलें तो मिलिट्री थॉट्स एंड थिंकिंग प्रिवेल्स इन फॉरेन पॉलिसी। आप सबको पता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो उसको डिसाइड करने में वो हमारी मिलिट्री का होता है। और मिलिट्री के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्ड माइंडेड होते हैं। उनके पास एक सिर्फ एक डायरेक्शन दी जाती है और उन्होंने उसके अंदर कोई उनकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जबकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो हमारी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मिलिट्री थिंकिंग
प्रीवेल करती है, जिसकी वजह से वो एक जो डिप्लोमेटिक मनोवरिंग है वो नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद जी फर्दर अगर देखेंगे एक्सेसिव रिलायंस ऑन यूएस मिलिट्री एंड एड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार फिर, इसके अंदर मतलब कि हमारे पास जो जब हम किसी एक कंट्री के ऊपर या एक मेजर पावर के ऊपर ओवर रिलाई करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें क्या है अभी अब इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि रशिया यूक्रेन वॉर थी, और जैसे ही हमारे पीएम ने विजिट किया रशिया का, उसके बाद क्या हुआ, उनका रिमूवल भी हो गया, स्टेट ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट भी बाद में आई कि हम किसी भी जो नेशन है उसके साथ अपने रिलेशन जो हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहते, मतलब कि वो यूएस के साथ ही अपने रिलेशंस को दोबारा रिन्यू करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जी लैक ऑफ स्किलफुल ग्रैंड स्ट्रेटेजी, हमने ओवरऑल मिलिट्री एडवेंचर्स हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हुए हैं और वो भी ऐसे के जो फेल्ड रहे हैं, लाइक जिब्राल्टर ऑपरेशन आप देख लें कि वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस था। ये सारी ये जो मैंने डाटा लिया है ये पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर बाय जवेद हसन की बुक है, उसके अंदर से आपने अगर पढ़ना हो तो उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या था कि उन्होंने लिखा है कि जिब्राल्टर ऑपरेशन के अंदर जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उसने ये एज्यूम कर दिया था कि इंडिया विल नॉट एक्सपैंड द कॉन्फ्लिक्ट एज अ फुल फ्लैज वॉर, लेकिन वो सिर्फ एक एज्यूम किया गया था और इंडिया ने ये कर दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन था और बहुत बड़ा ब्लंडर था। सिमिलरली जो मिस मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो। उसके बाद जी जो लास्ट है एब्सेंस ऑफ एन इंस्पायरिंग विजन एंड वेल कंसिडर्ड नेशनल प्रायोरिटीज, हमारे मुल्क के अंदर हम फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट से आज तक हमारे मुल्क के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हमें नहीं पता कि हम 2030 में किस मुल्क के साथ कैसे बिहेव कर रहे होंगे, जबकि जो मेजर नेशंस होती हैं, जो बड़ी और डेवलप्ड नेशंस होती हैं, वो अपने मुल्क की पॉलिसी 50-50 60-60 साल 100-100 साल की बना रखती हैं और वो बताती हैं कि हम आगे ये करेंगे ये करेंगे। वहाँ पर थिंक टैंक्स होते हैं, वहाँ पर वो प्रॉपर एक उनका एनालिसिस होता है जो कि वो बता रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से नहीं है। तो ये 9 पॉइंट्स थे जो कि इन माय ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू सर जावेद हसन जिनकी मैंने ये बुक पढ़ी थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान को जो है ये फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस का सामना है और इंशाल्लाह ताला हम अगले अपने लेक्चर के अंदर इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। टिल देन जी थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के ऊपर इस लर्न विद सुहेल ऑफिशियल के ऊपर तकरीबन 360 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और इसी तरह के सीएसएस पीएमएस के ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं। इसके अलावा ऐसे की प्रॉपर सीरीज़ हैं, आउटलाइंस हैं, पास्ट पेपर्स हैं, तो इसको एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली जी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।